हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा जो आपका क्लास 10 साइंस है 2022 बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर बिल्कुल पक्का। ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा और जो मैं प्रश्न बताने वाला हूं 100% बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका 4 अप्रैल को पेपर साइंस का होने वाला है, यही प्रश्न आएगा। ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जितना मैं प्रश्न बताने वाला हूं उन सबको आप याद कर लो, फिर आप देखो आपका पूरा फुल मार्क आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। पहले हम लोग देखेंगे जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग देखो, लिखा हुआ Fe2O3 + 2Al gives out Al2O3 + 2Fe। इसमें आपको यह बताना है कि ये जो आपकी अभिक्रिया है किस प्रकार की है, यानी कि जो ऊपर दी गई अभिक्रिया है किस प्रकार की है। ये जो अभिक्रिया है आपका किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो अब आपके पास ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, बी आपके पास ऑप्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया, एंड सी है वियोजन अभिक्रिया, एंड डी है हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया। तो आई होप कि आपको पता होगा कि ये जो अभिक्रिया है आपकी किस प्रकार की है। ध्यान से समझना, यहां से जो Fe2O3 है यहां से O3 अलग हो गया है और Al2 के साथ जुड़ गया, तो यहां से O3 विस्थापित होकर एल्यूमिनियम के साथ जुड़ गया। आखिर ये तब आपका विस्थापन अभिक्रिया होगा। ओके, समझ में आया। ये पहला प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए, सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप लोगों को देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है या फिर अम्लीय विलयन का पीएच मान है। जो अम्लीय विलयन होते हैं, एक क्षारीय होता है, एक अम्लीय होता है, एक उदासीन होता है। तो यहां आपको समझ लो, यहां आपका 0 होता है, यहां 7 होता है, यहां आपका 14 होता है। तो यहां जो 7 के नीचे होते हैं वो अम्लीय होते हैं, 7 के ऊपर जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, और 7 जो होता है वो उदासीन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 0, वी है 7, एंड हमारे पास यहां आपका वी है 7 से कम, सी हमारे पास है 7, एंड डी हमारे पास है डी ऑप्शन है 7 से अधिक। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान वी ऑप्शन सही है, जो कि 7 से कम होता है। ये याद रखना, जो अम्लीय विलयन है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग समझो, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेयजल है, जो पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है CaOCl2, ऑप्शन नंबर बी है CuCl2, ऑप्शन नंबर सी है CaCl2, ऑप्शन नंबर डी है CaCO3। अब आपको पता होना चाहिए जो पेयजल है, जो पीने वाला जल है, उसमें जो आप लोगों का जीवाणु रहित यानी कि जीवाणु रहित में क्या प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ब्लीचिंग पाउडर। क्या प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, समझ में आया ये क्वेश्चन आपका। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट अगर इतना तैयार कर ले तो फिर उन्हें 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेती है, अर्थात हाइड्रोजन गैस निकालती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है कॉपर, वी आपका वी है लोहा या आयरन, सी हमारे पास है मैग्नीशियम या जस्ता, एंड डी है सोडियम या फिर कैल्शियम। देखो, जो निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेती है और गैस भी निकालती है, हाइड्रोजन गैस भी निकालती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास है जो आपका सोडियम एवं कैल्शियम, ये आपका अधिक क्रियाशील होती है। तो ये आपका सोडियम एंड कैल्शियम आपका सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखो, लिखा हुआ एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। जो एसिटिक अम्ल होता है उसका IUPAC नेम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है एसिटिक अम्ल, बी ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल, सी है मेथेनोइक अम्ल, एंड डी है प्रोपेनोइक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का पूछ रहा है, तो एसिटिक अम्ल में COOH यानी कि आपका समूह होता है, कार्बोक्सिलिक समूह। तो इसमें जो आपका 2 कार्बन की संख्या है, इसलिए आपका मेथ एंड एथेनोइक हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम। ठीक है, समझ में आया। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखो। सारे क्वेश्चन आपको याद करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देना जाना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारा आपको तैयार करके ही जाना है। अगला देखो, एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु हैं। जो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल में कितने विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा है 1, एंड आपका ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 2, एंड ऑप्शन नंबर डी है 4। तो अब आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए।
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारा याद करके जाना। साइंस में अगर आपको 90% चाहिए तो थोड़ा सा मेहनत करो, आप लोगों को 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। जितना मैं आपको बताने वाला हूं उतना याद कर डालो बस। क्वेश्चन नंबर 7 है श्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर हमारा ये बी है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। देखो आप अगर आपको श्वापोषी पोषण जो खुद से भोजन बनाते हैं उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सूर्य का प्रकाश भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और क्लोरोफिल भी आवश्यक है, तो उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी यानी कि श्वापोषी पोषण के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखो कि पादप में जो जाइलम होता है, जाइलम उत्तरदायी है, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें जाइलम जो होता है, जाइलम क्या करता है, क्या करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए है जल का वहन, ऑप्शन नंबर हमारे पास बी है ऑक्सीजन का वहन, सी है हमारा भोजन का वहन, डी है अमीनो अम्ल का वहन। याद रखना जाइलम, जाइलम देखो एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। मैं दोनों का जानकारी आपको देता हूं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जा से यानी कि जा से जाइलम, तो जा से होता है जल, तो जल का जो वहन करता है वो जाइलम करता है। एंड एफ से फ्लोएम यानी कि एफ से फूड यानी कि भोजन का जो वहन करता है वो फ्लोएम करता है। तो पेड़ पौधों में जाइलम क्या करता है, जल का वहन करता है, जल का वहन करता है। ये आपके लिए सबसे राइट एंड सही आंसर है, याद कर लेना। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जितना मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 समझो, प्राग कोश में होते हैं, जो प्राग कोश होता है उसमें क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वायदल, वी हमारे पास है अंडप, सी है अंडाशय, डी हमारे पास है प्रागकण। तो जो प्राग कोश होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग थोड़ा सा गेस करो। मैंने पढ़ाया है पुष्प के भाग और पुष्प के साथ, ठीक है, गुड़हल के पुष्प के साथ मैंने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है प्रागकण। देखो प्राग आपका प्राग कोश, उसके आगे प्राग आता है तो इसके आगे भी प्राग आएगा, यानी कि प्रागकण। प्राग कोश के अंदर क्या पाया जाता है, प्रागकण। यही प्रागकण जब वर्तिकाग्र पर जाता है तभी वो मतलब नए जो मतलब इसमें जो संलयन या फिर कह सकते हो इसको प्रागण होता है, प्रागण। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से समझना, लिखा हुआ है पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया। जो पृथक्करण का नियम है उसको किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास है जॉन ग्रेगर मेंडल ने, ऑप्शन नंबर सी है ह्यूगो डू व्रीज एंड डी है हमारे पास रॉबर्ट हुक ने। तो पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया, पृथक्करण का नियम आपको बताना है। तो पृथक्करण का नियम जो है वो जॉन ग्रेगर मेंडल जी ने प्रस्तुत किया था। इनके 3 नियम थे, मैंने आपको पढ़ाया है। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम जो कि ये सेकंड वाला अल्लाह है मेंडल जी का, और थर्ड है स्वतंत्र अभिमन का नियम। तो ये तीनों आपको याद रखना है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, बायोलॉजी में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इसमें आपके 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शन में से ये बताना है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास जल, ऑप्शन नंबर बी है प्लास्टिक, सी है कांच एंड डी है मिट्टी। देखो आपको लेंस बनाना है, देखो जल का प्रयोग तो लेंस बनाने में किया जाता है, प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जाता है, कांच का तो प्रयोग किया ही जाता है, लेकिन जो मिट्टी है मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर उसका प्रयोग करोगे तो हमें आर पार नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए मिट्टी वाला ऑप्शन हमारा सही है। आपको बताना था कि नहीं प्रयुक्त किया जाता, तो मिट्टी नहीं प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आप लोग ध्यान दो कि स्वस्थ नेत्र, जो स्वस्थ नेत्र है के लिए निकट बिंदु होता है, निकट बिंदु स्वस्थ नेत्र, बिल्कुल उसका आंख सही है। तो निकट बिंदु ऑप्शन नंबर ए है 25 सेंटीमीटर, वी हमारे पास यहाँ वी है 50 सेंटीमीटर, सी है 100 सेंटीमीटर, डी है इनफाइनाइट यानी कि अनंत। तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है। ध्यान से समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे जितना मैं बता रहा हूं आप लोग नोट करके और इसको याद करते रहना। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा 25 सेंटीमीटर। क्या होगा, 25 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13, प्रतिरोध का मात्रक होता है। देखो प्रतिरोध का मात्रक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है ओम, आपके पास ऑप्शन नंबर बी है ओम मीटर, सी है ओम प्रति मीटर, डी हमारे पास है मीटर प्रति ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक बताना है, तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो तो आपको पता ही होगा, इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम।
तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। याद रखना ये सारे क्वेश्चन जितना मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप तैयार कर लेते हो तो ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 14 देखो, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण है, जो गतिमान है तो वो क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर ए है केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, ऑप्शन नंबर सी है केवल विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो ये आपको बताना एक गतिमान आवेशित कण आखिर क्या उत्पन्न करता है। देखो एक बात याद रखना, जो गतिमान है और आवेशित कण है जिस मतलब कण पर आवेश है, तो एक बात याद रखना, अगर उसे आप चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और अगर आप विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है अगर वो गतिमान आवेशित कण है तो। ओके, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, जो कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जो जीवाश्म ऊर्जा होता है उसका क्या स्रोत है? ठीक है, समझ में आया। जीवाश्म ऊर्जा का आपको स्रोत बताना है। तो जीवाश्म ऊर्जा का ऑप्शन नंबर ए है पवन ऊर्जा, आपके पास बी है कोयला या पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी है जल विद्युत। तो जीवाश्म ऊर्जा का जो स्रोत है वो है कोयला या फिर पेट्रोलियम। क्या है? कोयला या पेट्रोलियम। तो ये मैंने आपको बताया, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो VIMP आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बताया है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर इतना आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में आपको यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। 100% आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग देखेंगे जो हमारे और सारे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब आप लोग समझो अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। मतलब अगर आप ये सारे तैयार कर लेते हो तो आप लोग समझो आपका सारी चीजें तैयार है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझो कि वायु में जलाने से पहले जो मैग्नीशियम रिबन होता है, कुछ साफ क्यों किया जाता है? देखो मैग्नीशियम रिबन जो है उसे साफ क्यों किया जाता है वायु में जलाने से पहले, आपको ये बताना है। तो अब आप लोग उत्तर लिखना कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है कि सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब जो मैग्नीशियम रिबन है उसकी सतह पर क्या उपस्थित होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। किस सतह को साफ करने के लिए दहन से पहले इसे रेगमाल से रगड़कर साफ कर लिया जाता है। मतलब जब मैग्नीशियम रिबन जो है वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। अब जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है तो होता क्या है, वो जल्दी मतलब जलता नहीं है। तो अगर आप उसको बिल्कुल साफ कर लोगे तो वो आसानी से जलने लगता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो वायु में ऑक्सीजन उपस्थित होता है उससे अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। कि सतह को साफ करने के लिए दहन से पहले इसे रेगमाल से रगड़कर साफ कर लिया जाता है। ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैंने बहुत आसान तरीके से समझा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखो, धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। जो धावन सोडा होता है, धोने वाला सोडा, उसका रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखना है। देखो जो आपका धावन सोडा है उसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। देखो यहां से एक बात समझना, अणुसूत्र है Na2CO3 × 10H2O। तो यहां से Na2 से सोडियम, CO3 से कार्बोनेट, लेकिन यहाँ जो 10H2O इसका कोई मान्य नहीं है, मतलब ये पानी है। ठीक है, पानी के रूप में निकलता रहेगा। तो यहाँ आपका सोडियम कार्बोनेट यानी कि सोडियम का Na2 लिख देना और कार्बोनेट का CO3 लिख देना, और पानी आपका 10H2O, क्योंकि कपड़े धोने में काफी ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए यहां हम लोग 10H2O कर देंगे। एक छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपको तैयार कर लेना है बस। अब देखो अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखो, ये सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ये आपको मैं बता दूं। ठीक है, यहां आप लोग समझो, यहां लिखा हुआ है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उसके उत्पाद कौन से हैं, मतलब उत्पाद कौन से हैं, मतलब आवश्यक परिस्थितियां बतानी है और उसके बाद क्या बनता है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि स्वपोषी पोषण के लिए जो सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, एंड जल है, आदि परिस्थितियों का होना आवश्यक है। मतलब जो स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि परिस्थितियां होना आवश्यक है। और इसके जो मतलब उत्पाद हैं या फिर उत्पोद हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बोहाइड्रेट, मतलब बाद में ये सारी चीजें मिलती हैं। ऑक्सीजन मिलता है पेड़ पौधों से, आपको पता होगा, और पेड़ पौधे स्वपोषी पोषण होते हैं। तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बोहाइड्रेट, ये आपको मिलता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो बोर्ड एग्जाम के लिए VIMP है, कंप्लीट करके जाना। ये बोर्ड एग्जाम में मैंने देखा है, कई बार आया हुआ है कि द्विखंडन तथा बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। द्विखंडन तथा बहुखंडन की परिभाषा बताना है। ठीक है, देखो द्विखंडन और बहुखंडन बहुत ज्यादा आसान है, अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाते हो तो तुरंत समझ जाओगे। ओके,
तो सबसे पहले आप लोग द्विखंडन समझना, फिर बहुखंडन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो द्वि मतलब होता है दो, और खंडन मतलब होता है टूटना। खंडन मतलब टूटना, यानी कि दो खंडों में टूटना, इसका आसान सा मतलब परिभाषा है। इस विधि द्वारा एक कोशिकीय जीव दो भागों में विभक्त होता है। मतलब इसके द्वारा जो एक कोशिकीय जीव है जिसके अंदर एक ही कोशिका पाई जाती है, जैसे हमारे सबके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो एक कोशिका पाई जाती है और वो क्या होता है, दो भागों में विभक्त होता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित होता है। मतलब प्रत्येक भाग, मतलब एक भाग जैसे एक है, एक दो जीव हो गया, दो से चार जीव हो गए, चार से आठ, ऐसे बहुत सारे जीव हो जाते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको बात किया जाए द्विखंडन का, तो वो है अमीबा। क्या है? अमीबा है। अमीबा इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है द्विखंडन का। अब बहुखंडन आप लोग सोच रहे होंगे, बहुखंडन तो वैसे है जैसा मैंने द्विखंडन बताया उसी प्रकार से आप बहुखंडन कह सकते हो। देखो कैसे कि इस विधि में एक कोशिकीय जीव अनेक भागों में विभक्त होता है। मतलब जो एक कोशिकीय जीव है अनेक भागों में विभक्त होता है तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित हो जाता है। मान लो वो 100 भागों में विभक्त हुआ तो 100 जीव नए बन जाएंगे। मतलब कई सारे अनेक भागों में विभक्त होता है जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे बताया जाए, एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो मलेरिया परजीवी। क्या लिख सकते हो? मलेरिया परजीवी। ये हमारा हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, या फिर आप कह सकते हो प्लाज्मोडियम। ठीक है, इसी को ये हमारा है द्विखंडन और बहुखंडन। आई होप कि आपका ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। द्विखंडन और बहुखंडन में कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है कि आपको चुटकियों में समझ में आ जाए। एक आसान सा परिभाषा लिखा है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन एक लाइन का क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है लिंग संलग्नता से संबंधित किन्हीं दो बीमारियों का नाम लिखिए। लिंग संलग्नता से संबंधित दो बीमारियों का नाम बताना है और काफी आसान सा क्वेश्चन है। देखो लिंग संलग्नता से संबंधित आपको दो बीमारियों का नाम बताना है। तो पहला आप लोग देख लो, पहला है हमारा हीमोफीलिया और दूसरा है वर्णांधता। मतलब हीमोफीलिया और वर्णांधता जो है वो लिंग संलग्नता से संबंधित बीमारी है। हीमोफीलिया, ठीक है, और वर्णांधता जो होता है लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। हीमोफीलिया जो होता है कहीं आपके कट जाए तो वो खून बहना बंद नहीं होता अगर ये रोग हो तो। ठीक है, इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला ये एक छोटा सा क्वेश्चन है बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक सूत्र के द्वारा वी नो डेट, यानी कि हम जानते हैं, आपको भी पता होगा क्योंकि ये एक छोटा सा सूत्र है। हम जानते हैं कि यहाँ जो F बराबर R/2 होता है, बट यहाँ हम R बराबर 2F लिख सकते हैं, या फिर इसी को आप चूंकि लिख सकते हो F बराबर R/2। वही चीज को मैंने R को आगे कर लिया है और F को यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया है। अब यहाँ हमारा R कितना है? 20 सेंटीमीटर। हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो इस चीज को आप यहाँ समझो, फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ से आपका 20 सेंटीमीटर बटे में 2 हो जाएगा। तो एक बात याद रखना कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो और जो फोकस दूरी की दोगुनी वक्रता त्रिज्या होती है, वैसा भी आप बता सकते हो। अगर ये 20 सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इतना आप याद रखना। ये चीज अगर आपको याद है तो आप कहीं भी ऑब्जेक्टिव आया कुछ है आप लगा सकते हो। ठीक, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखा हुआ है, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है? किस रंग के प्रकाश के लिए आपका कांच का अपवर्तनांक अधिकतम तथा न्यूनतम होता है? देखो उत्तर समझना, वैगनी रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम, जो वैगनी रंग का आपका प्रकाश होता है उसके लिए अधिकतम, तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए न्यूनतम होता है। मतलब अगर आपसे ये कहा जाए जो वैगनी रंग का होता है ना उसका अधिकतम अपवर्तनांक होता है, लेकिन जो लाल रंग होता है उसका न्यूनतम अपवर्तनांक होता है। ठीक, इसका उल्टा तरंगदैर्घ्य होता है। तरंगदैर्घ्य में लाल रंग का अधिक होता है और आपका जो मतलब अधिक होता है, और यहाँ वैगनी रंग का कम होता है। लेकिन अगर अपवर्तनांक का बात की जाए तो वैगनी रंग का अधिक होता है और लाल रंग का कम होता है। बस थोड़ा सा याद रखना। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आए हुए, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सारा याद करके जाना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो? जो नेत्र की समंजन क्षमता होती है उससे आप क्या समझते हो? उत्तर समझो।
नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण हम अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने का मतलब कि समायोजित करके, जैसे निकट आपकी वस्तु रखी हो या फिर दूर, वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, मतलब देख लेता है, चाहे आपका निकट वस्तु रखा हो या फिर दूर। नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है, यही आपका नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। एक आसान सा क्वेश्चन है कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को आसानी से देख लेता है, या फिर आसानी मतलब या फिर निकट या दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 1 एम्पियर की परिभाषा, क्वेश्चन नंबर 9 है। 1 एम्पियर की परिभाषा, देखो 1 एम्पियर की परिभाषा बहुत आसान है। एम्पियर यानी कि आपका धारा, ठीक है। लिखा हुआ यदि परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होता है। 1 एम्पियर, देखो 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश, ठीक है, 1 कूलाम आवेश। देखो Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी, और यहाँ से I बराबर आपका Q अपन टी हो जाएगा। यहाँ से 1 कूलाम, मतलब कूलाम जो आपका आवेश है इसे 1 कूलाम कर दिया गया, और सेकंड यानी कि समय को 1 सेकंड कर दिया गया है। तो ये आपका 1 सेकंड और 1 कूलाम, यानी कि कहने का मतलब है कि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो इस चीज को जो आपका एम्पियर है इसको 1 एम्पियर कर दिया गया है। तो यही चीज आपका होता है 1 एम्पियर की परिभाषा। समझ में आया। एक या फिर यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है कि चुंबकीय क्षेत्र का आपको मात्रक बताना है, एसआई मात्रक, एसआई तो वो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये 10 आपको वीआईएमपी आपको क्या याद रखना है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको करना है। देखो ये चीज मैं आपको बता दूं कि अब आपका रह क्या गया, आपका महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो ये आपके बड़े बड़े क्वेश्चन है, लाइक 1-2 पेज के क्वेश्चन है, और आपको ज्यादा मार्क के पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 7 मार्क ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। सब खत्म हो जाएगा, कैसे, एक बात सुनो। देखो आपको करना क्या है, मैं आपको बता दूं कि इनका जो आपका महत्वपूर्ण लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसका मैं एक मतलब सीरीज चलाने वाला हूं, एक सीरीज कि जितने भी आपके महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं और जितने भी आपके महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, आप लोगों के लिए कुछ वीडियोज आएंगी जिसमें मैं आपको मतलब कम से कम 10 आपको लघु उत्तरीय प्रश्न एक वीडियो में बताऊंगा, फिर आपका 10 यानी कि 20 लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, और आपका एक वीडियो आएगा 5 दीर्घ उत्तरीय का और एक 5 दीर्घ उत्तरीय का, 10 दीर्घ उत्तरीय बताऊंगा। मतलब ये आपके लिए 2 वीडियो रहेंगी दीर्घ उत्तरीय का और आपका लघु उत्तरीय का 2 वीडियो, यानी कि 4 वीडियो और आएगा जो कि साइंस के लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए। और अगर आप मतलब आपको चाहिए, सहमत हो तो कमेंट करना और इस वीडियो को आपको लाइक करना। देखो आप लोग कमेंट करना अगर इस पर वीडियो चाहिए तो मैं कल से स्टार्ट कर दूं ये सीरीज, और आप लोगों के लिए मेहनत बहुत ज्यादा कर रहा हूं, ठीक है। आपको जो मैंने बहुविकल्पीय अति लघु उत्तरीय बता दिया, अब बचा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका 10 यानी कि 2 वीडियो लाऊंगा लघु उत्तरीय का और दीर्घ उत्तरीय का 2 वीडियो, आपका सारा खत्म हो जाएगा। बस केवल आप कमेंट करो कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, ये आपका बिल्कुल खत्म कर दूंगा, बस आप लोग कमेंट कर देना। ये था आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आप ये जितना मैंने बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय बताया कंप्लीट कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा मार्क मिलेगा। अगर और भी क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, तो ये वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइंस की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।